हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का है चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ से बीबीडी गाइड से, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम सॉल्व करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। समीकरण निकाय A1x प्लस A2y प्लस A1x B1y, ये होगा ना, ये हो जाएगा यहाँ से B1y और C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण यहाँ पर होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। तो हल कितने होंगे? तो हमको क्या पता है कि जब A1/A2 B1/B2 और जब C2 हो जाता है तो हल कितना होता है? हल कोई नहीं होता है। इस तरह के समीकरण में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं, ए नंबर ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन है समपाती रेखाओं के लिए शर्त होता है। तो समपाती रेखा क्या होता है? देखो, समपाती रेखा कब होता है, किस तरीके से होता है, ये हमको देखना है। समपाती रेखा क्या होता है? यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है और उसका ग्राफ खींचे ना, तो पहले समीकरण का जो ग्राफ है उसी पर दूसरे समीकरण का ग्राफ यदि आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। होता कब है? ये होगा तब जब दोनों समीकरण के गुणांकों के बीच में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा, तब ये होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? A1x B1y A2x B2y और C2 बराबर 0। यहाँ पर ऑप्शन देख लो कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है ना, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन बी नंबर होगा नहीं क्योंकि इसका गुणांक अलग है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत प्रिंट हो गया है। अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए? होना चाहिए इस, अगर समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो समीकरण के हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है। ठीक है, संगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो संगत समीकरण युग्म के ना या तो अनेक हल होगा, या तो अनेक हल होगा या एक हल होगा। ठीक है, या तो अनेक हल होता है या एक हल होता है, दोनों में जो ऑप्शन है वो मार देंगे। यहाँ पर एक है तो एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं हो वो असंगत समीकरण कहलाता है, हमको पता होना चाहिए। ये होता है असंगत समीकरण। और इस सब के बारे में जो है ना, इससे पहले जो दो वीडियो है उसमें पूरे डिटेल में बात की हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। कब संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण का हल कैसा होगा, संगत समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ये सारी बातें इससे पहले वाले दो वीडियो में डिटेल में की जा चुकी है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन दो बार आ गया, यहाँ पर 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। वह रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितनी बीजीय विधियाँ हैं? 35 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ, हल करने की विधि, ये कुल मिला के अपने पास जो है ना 3 विधि है, जिसमें से अगर पहला बात करें तो हम लुप्तीकरण विधि बोल सकते हैं, लुप्तीकरण। दूसरा बात करें प्रतिस्थापन विधि।
और तीसरे में बात करें तो तीसरा में हो जाता है अपने पास वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो ये 3 विधि से हम क्या करते हैं, बीजीय विधि 3 हमारे पास है जिससे हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते हैं। ठीक है, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देख लो। अद्वितीय हल वाला युगपद रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। देखो हमने इससे पहले ही बात किया है 36 नंबर क्वेश्चन में। हल क्या है, अद्वितीय है। हल अद्वितीय है। अद्वितीय है इसका मतलब जो है एक हल है, एक हल है। ठीक है, और एक हल वाला समीकरण ऑप्शन के अनुसार बात करेंगे ना तो सिर्फ एक ऑप्शन है इसमें संगत, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं, या तो संगत होगा तो क्या होगा, या तो अनेक हल होगा या एक हल होगा। तो इसमें दूसरा कोई है ही नहीं, असंगत तो होगा नहीं, अब अनेक हल तो होगा नहीं। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है, संगत होगा इसका एक हल है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ से ये गलत हो जाता है, अद्वितीय हल वाला ये गलत, बी नंबर ऑप्शन इसका नहीं होगा, सी नंबर इस ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला नंबरिंग कर ले थोड़ा सा। 37 नंबर क्वेश्चन है, असंगत समीकरण के, असंगत है ना, असंगत समीकरण युग्म का कितना हल, युग्म का कोई हल नहीं होता है। यहाँ पर देखो असंगत समीकरण बात कर चुके हैं ना, संगत का अनेक हल होता है और एक हल होता है, और असंगत का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आश्रित समीकरण के युग्म के अनेक हल होते हैं। आश्रित समीकरण जो है उसका कितना हल होता है, अनेक हल होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, अड़तीस नंबर में क्या था, आश्रित समीकरण। तो आश्रित समीकरण के कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, आश्रित समीकरण किसको कहते हैं, आश्रित समीकरण कहते हैं यदि जब हमारा हो जाता है गुणांकों के बीच में संबंध a1/a2 b1/b2 और c1/c2, जब ये हो जाता है तो इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। तो आश्रित समीकरण के अनेक हल होंगे, और रेखाएं जो है इसका संपाती होता है। अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसका रेखा किस प्रकार का होगा, संपाती होगा। तो ये ध्यान रखना है। 38 नंबर में क्या हो जाएगा, अनेक हल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर में क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण x + 2y = 4, कोई समीकरण हमारे पास x + 2y = 4, और दूसरा समीकरण है 2x + y = 12, 2x + y = 12। ग्राफीय निरूपण रेखाएं होंगी। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, देखो यहाँ से देखेंगे हम। a1 का वैल्यू क्या आएगा, a1 का वैल्यू पहले समीकरण, ये पहला समीकरण मान लो, इसको दूसरा समीकरण मान लो। यहाँ से a1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1, और यहाँ से b1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, y का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, और c1 का वैल्यू अगर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरफ, तो c1 का वैल्यू -1। इसी तरीके से देखेंगे a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो b1 = -1, और फिर यहाँ से b2 ना, हाँ b2 हो जाएगा, और c2 बराबर हो जाएगा यहाँ से देख लो -12। क्यों, क्योंकि 12 को हम उठा के इधर ले जाने वाले। अब अगर अनुपात ले ले इस सभी का तो क्या हो जाएगा, a1/a2 यदि हम निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से b1/b2 निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1। इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब जो है इसका अद्वितीय हल या एक हल होगा, एक हल होगा, और रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी
छेदी होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, संगत समीकरण हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा 39 नंबर का, अनंत, समांतर, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर असमांतर दिया है, असमांतर ही होगा, असमांतर अनंत तो होगा नहीं, समांतर तो होगा नहीं, तो असमांतर ही हो जाएगा, असमांतर मतलब समांतर नहीं है। 40 नंबर ऑप्शन देख लो, 40 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए, दो समीकरण यहाँ पर होगा हमारे पास, x + 2y बराबर 7, x + 2y बराबर है 7। दूसरा समीकरण है 2x + ky, 2x + ky बराबर में है 14। तो ये दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है। तो k का मान निकालना है, जिसके लिए हल जो है वो क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, a1 का मान निकालना है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर b1 का मान निकालना है, तो y का गुणांक कितना है, 2 है। c1 का मान निकालना है, तो यहाँ से अचर पद कितना है, अगर इस 7 को उठा के इस ओर लाएंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। इसी तरीके से निकालना है, a2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है। फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, यहाँ से b2 का मान निकालेंगे, तो b2 का मान यानी y का गुणांक k है, और c2 का हम निकालेंगे तो ये माइनस में 14 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 14 को उठा के अगर इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब क्या करना है, कितना नंबर, 40 नंबर ना, k का किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा, रेखा संपाती होगा। और रेखा संपाती होने के लिए क्या होता है, शर्त हमारा रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। कब होगी, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 के। तो रेखाएं संपाती तब हो जाएगी जब इस तरीके का हमारा शर्त होगा। तो यहाँ पर हम किसी दो पेयर को ले लेते हैं जहाँ पर b इन्वॉल्व हो। तो b कहाँ पर आ जा रहा है, b1 और b2 में आ रहा है ना k, जहाँ पर k इन्वॉल्व हो उस टर्म को पकड़ना है। तो यहाँ से देख लेते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 वाला टर्म पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 से a1 का वैल्यू कितना हमने निकाला है, a1 का 1 है और a2 का निकाला है 2, b1 का क्या है, k है, नहीं 2 है, और b2 का वैल्यू है k। अब यहाँ से देखते हैं कोना कोनी यदि गुना करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k बराबर कितना निकल के आ रहा है, 4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, k बराबर 4, 40 नंबर सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यदि नोट करना है तो नोट कर सकते हो और इसको मिटा ले, फिर आगे 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आगे एकदम ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन भी देखो आसान है, 42 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, आसान है, 43 नंबर भी आसान है। तो अब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा समय लगने वाला क्वेश्चन था और बात करना भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ तो ऐसा तो है नहीं ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यही क्वेश्चन आएगा, अगर दूसरा क्वेश्चन भी आए तो बन जाए। पढ़ाई इस तरीके से करो कि कोई भी क्वेश्चन देना तो बन जाए, इसलिए हमने उसमें समय लगाया ताकि आपको बातों की जानकारी रहे। अब उसमें चूँकि हम बातें कर चुके हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम समय नहीं लगा रहे हैं, सब क्वेश्चन को हम जल्दी कर रहे हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण का आलेख होता है, रैखिक समीकरण, या यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है रैखिक समीकरण का आलेख होता है, रैखिक समीकरण का आलेख होता है। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया है कि युगपद समीकरण का आलेख, तो यहाँ पर अगर युगपद का बात करता या दो रैखिक समीकरण का बात करता तो दो आलेख होता, लेकिन सिर्फ रैखिक समीकरण का बोल रहा है। तो रैखिक समीकरण का आलेख अगर ग्राफ खींचेंगे तो केवल और केवल जो है ना एक सरल रेखा होगा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो मान लेते एक रैखिक समीकरण होगा तो आलेख एक सरल रेखा होगा, और दो रैखिक समीकरण होगा तो आलेख दो रैखिक समीकरण होगा। तो सीधा सीधी मान सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण का आलेख पूछे तो कितनी सरल रेखा होगा, एक ही सरल रेखा होगा यदि उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
युगपद समीकरण, अब एक समीकरण है हमारे पास, वो है 2x प्लस 3y और बराबर में 5, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर में 9। ठीक है, तो निकाय है। अब इसका बताना है क्या है। सबसे पहले तो हमको गुणांक पता होना चाहिए इसका, तो गुणांक देख लेते हैं यहाँ से। a1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखो जरा, x का गुणांक कितना है 2। b1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, देखो y का गुणांक कितना है 3। और c1 का गुणांक कितना निकल के आएगा, वो आएगा माइनस में 5। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 5। इसी तरह से देखेंगे a2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा 4। b2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा 6, और c2 का वैल्यू माइनस में 9। ये हमारे पास आ गया ना। अब थोड़ा अनुपात देख ले इसका, a1 बट्टे a2 अगर निकाले तो कितना आएगा 2/4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2। b1 बट्टे b2 यदि हम निकाले तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। और c1 बट्टे c2 निकाले तो क्या निकल के आएगा हमारे पास -5/-9। यहाँ से देखो a1 बट्टे a2 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 1/2, वही वैल्यू निकल के आ रहा है b1 और b2 का, लेकिन c1 और c2 का वैल्यू क्या है, अलग है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर है यहाँ पर b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। इसका जो रेखा होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। रेखा का ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, समांतर होगा। और समीकरण जो है वो क्या होता है, असंगत होता है। तो इस तीनों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये है हमारे पास असंगत समीकरण, तो असंगत मार देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक बिंदु पर उभयनिष्ठ नहीं है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ नहीं है, जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं। रेखा उभयनिष्ठ होने का मतलब क्या है, या तो संपाती आ जाएगा। संपाती का मतलब जितना पहले समीकरण का जितना हल है उतना ही दूसरे समीकरण का हल है। एक्स वाई का जो मान पहले समीकरण का है वही एक्स वाई का मान दूसरे समीकरण का है। इस केस में ये संपाती हो जाता है। और दूसरे तरह के हल में क्या होता है, कम से कम एक कॉमन पॉइंट तो होगा। जब प्रतिच्छेद करता है तो एक्स और वाई का एक वैल्यू तो क्या होगा, वो एक जैसा होगा। और तीसरे केस में एक भी बिंदु जब प्रतिच्छेद नहीं हो, एक भी बिंदु जब संपाती नहीं होता है, इसका मतलब है रेखाएं समांतर होती है। अब रेखाएं जब समांतर होती है तो क्या होता है, यहाँ पर देख लो, कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है, असंगत होता है। इस ऑप्शन में देखो क्या है, 43 नंबर में असंगत ही तो ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। मिटाए हम, और मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में है, किस समीकरण का अद्वितीय हल संभव है। देख लो, 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, किसका अद्वितीय हल संभव है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, फिर बता लेते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब होना चाहिए a1 बट्टे a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। 1/2 1/2, यहाँ से 1/8 1 हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा माइनस प्लस 1/3, और फिर यहाँ से 1/3। ये भी नहीं होने वाला है। जैसे 1/2, और फिर ये हो जाएगा ये 2/4, और ये हो जाएगा 1/2। ये भी नहीं होने वाला है। 2/4, और ये हो जाएगा 2/4, और फिर ये माइनस 2/4। तो सी नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं हम। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी नंबर ऑप्शन में है 2x प्लस वाई बराबर में 6। दूसरा समीकरण है यहाँ से 4x माइनस 2y बराबर में 4।
यहाँ से A1 का मान का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, B1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और C1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6। 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में 6। इसी तरीके से अगर A2 का बात करें तो यहाँ से x का गुणांक क्या है 4, तो A2 बराबर 4। B2 की बात करेंगे तो y का वैल्यू कितना है यहाँ से माइनस में 2, तो माइनस में 2 और C2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल होना चाहिए। अद्वितीय हल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2/4 देख लो, यहाँ से 2/4 है। A1/A2 कितना है 2/4 है, मतलब 2 दूनी 4, 1/2 है। फिर अगर B1/B2 की बात करें तो ये कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 1/-2। अब देखो क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, आप बोलोगे बराबर है, देखो नहीं बराबर है, क्योंकि A1/A2 जो है वह B1/B2 के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों का चिन्ह अपोजिट है ना, यह प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस में 1/2 है, इसलिए बराबर नहीं है। इसलिए अद्वितीय हल किसका हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में जो है उसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख ले। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है kx माइनस वाई, kx माइनस में y बराबर में 2। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर में 3 का कोई हल नहीं होगा तो k का मान हमको निकालना है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। तो A1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है पहले समीकरण में k, फिर B1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस में 1 और C1 का मान हो जाएगा माइनस में 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको इस तरफ लाएंगे। दूसरे समीकरण में आएंगे, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 2 और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 3। ये हमको पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं हो। अब एक बात बताओ हमको, कोई हल नहीं कब नहीं होता है कोई हल, जब गुणांकों के बीच में कैसा संबंध हो, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना B1/B2 और बराबर C1/C2 तो है ही नहीं, हमको सिर्फ निकालना क्या है, k का वैल्यू निकालना है। इसलिए k कहाँ इन्वॉल्व है, A1 में है k, A1 और A2 वाले में आ रहा है, तो इसका मतलब हमको पहले वाला जो 2 है उसी को लेकर के सॉल्व करना है। मतलब A1/A2 और B1/B2 को लेकर के हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का वैल्यू कितना है, देखो ज़रा, A1 का वैल्यू है k और B1 का वैल्यू है 6, फिर A2 का वैल्यू 6 है, B1 का वैल्यू है माइनस में 1 और B2 का वैल्यू है माइनस में 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k और बराबर में 6 और k बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 6/2, 2 तिया 6, ये हो जाएगा k बराबर 3 आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं, k बराबर होना चाहिए 3, सी नंबर ऑप्शन। चलो आगे देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को, लेकिन इससे पहले नोट करना है तो नोट कर सकते हो, वीडियो रोको नोट करो, फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में और बच गए हैं और इस चैप्टर में ही 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो 5 क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे अगले वीडियो में जो हमारा अगला चैप्टर है। कौन सा अगला चैप्टर है हमारा, क्या है चैप्टर का नाम, समांतर श्रेणी, शायद ये है। हाँ, समांतर श्रेणी को देखेंगे अगले, समांतर श्रेणी में जो भी ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आगे क्वेश्चन क्या है अपने पास, आगे क्वेश्चन है 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो मान पूछ रहा है, 2 समीकरण दिया हमारे पास, x + y बराबर है 7 और दूसरा है हमारे पास 5x + 12y, 5x + 12y बराबर है 7। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, मान पूछ रहा है तो सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए लुप्तीकरण विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं।
क्या करते हैं, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है 1 दूसरे समीकरण में गुणा कर दिए और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है 5 पहले समीकरण में गुणा कर दिए। पूरे समीकरण को गुणा करना है, ये बात ध्यान दें। तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ये समीकरण 1 लिख लेते हैं और ये समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा x को यदि 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस इसी तरीके से हो जाएगा 5y बराबर ये हो जाएगा 35। फिर यहाँ से गुणा करने वाले हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 12y बराबर में 60। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ से सिंपली देखो 5x चिन्ह क्या है, समान है, दोनों प्लस में है, इसका मतलब हमको घटाना है। घटाने पर क्यों घटा रहे, क्योंकि देखो x का गुणांक सेम आ गया और दोनों का चिन्ह समान है, तो इस स्थिति में एक को क्या करना है, लुप्तीकरण में गायब करना होता है, इसलिए घटाना पड़ेगा। और जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाता है, बदल जाता है। चलो तो 5x प्लस में 5x माइनस में 0 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 12 माइनस 12y में से 5y तो माइनस 7y बच जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास 35 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 बच जाएगा। तो ये y बराबर अगर निकालना चाहे तो 28 बट्टे माइनस 7 यानी 7 चौके 28 माइनस में 4 निकल के आ जाएगा। अब ये जो y का मान निकला है, अब समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 7। अब ये हो गया x प्लस वाई बराबर 7 है और y बराबर अपने को कितना रखना है, x प्लस माइनस 4, वाई बराबर माइनस 4 रखना है, तो 7। ये हो जाएगा x बराबर 7, ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा 4। x बराबर 11 हो जाएगा और y बराबर माइनस 4 हो जाएगा, देख लो। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हम कितना निकालें यहाँ से 11, तो x का मान कितना हो जाएगा 11। ये बी नंबर ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब दो रेखाएं संपाती होती है तब युग्मों के कितने हल होता है। तो इससे पहले ही बता दिए, जब दो रेखा संपाती हो जाती है, एक के ऊपर दूसरा रेखा जब आ जाता है तो अनेक हल होता है। संपाती में कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि इसको नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो वीडियो को नोट करो और उसके बाद हम 48, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे हैं, क्लास 10वीं का मैथ है, ठीक है। और इससे जो पहले वाला वीडियो, उसमें सारी बातें डिटेल से की गई है, तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ वो वीडियो देख लेना तो कोई भी क्वेश्चन, ये इतना तो है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर 2-4 वाले रैखिक समीकरण से आएगा तो आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर समीकरण है हमारे पास kx माइनस वाई बराबर 2, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 3। अब यहाँ से अपने को करना क्या है, सिंपली a1 का वैल्यू देख लो कितना आ जाएगा, तो x का गुणांक कितना है k आ जाएगा। b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा b1, तो y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिया है लेकिन माइनस है, तो ये हो जाएगा -1। और यहाँ से देखेंगे c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ से देखना है अपने को a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का गुणांक दूसरे समीकरण में कितना है 6 है। फिर यहाँ से b2 का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है -2 है। फिर यहाँ पर c2 का वैल्यू देखेंगे तो इसका अगर 3 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो ये हमारा निकल गया है। अब क्या बता क्या रहा है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में, ये देखो बता रहा है कि अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए कौन सा शर्त होता है, बताओ अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, तो हल जो है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a1 और a2 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू k है और a2 का वैल्यू 6 है। b1 का वैल्यू कितना है, -1 है और b2 का वैल्यू -2 है। चलो माइनस से हो जाएगा कैंसिल,
यहाँ से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 को k से गुना करेंगे 2k और 6 को 1 से गुना करो तो 6। यहाँ से निकल जाएगा k बराबर 6/2, 2 तिया 6। तो k का वैल्यू कितना निकल रहा है यहाँ से 3। तो देख लो 48 नंबर क्वेश्चन में k की वैल्यू कितना आना चाहिए हमारे पास। अच्छा यहाँ पर एक बात तो ध्यान देना ही भूल गए, ये वाला चिन्ह लगता चला जाएगा ना, बराबर नहीं है का चिन्ह लगता चला जाएगा। तो k बराबर नहीं है कितना 3 के। तो यहाँ से आ जाओ 48 नंबर क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन, देखो ये वाला ऑप्शन। 49 नंबर आ जाओ, 49 नंबर में क्या कह रहा है, तीनों क्वेश्चन वही पूछ दिया है लास्ट में। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। फिर से एक समीकरण दिया है 2x + 3y = 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4x + ky = 10, दूसरा समीकरण है। यहाँ से फिर से वही काम करना है हमको, a1 का वैल्यू लिखना है, कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, x का गुणांक कितना है 2। फिर यहाँ से b1 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ बताओ y का गुणांक कितना है 3। फिर c1 का वैल्यू निकालना है, 5 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -5। इसी तरह से a2 का वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा k, और c2 का वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हम यहाँ से क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब सिंपली हमको करना क्या है, अब करना है हमको ये है कि क्या बोल रहा है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए क्या शर्त होता है, अनंत हल के लिए होता है हमारे पास a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। तो हमको देखना है कि k कहाँ इन्वॉल्व है। k देखो किस में इन्वॉल्व है, k b वाले टर्म में इन्वॉल्व है। मतलब यदि इस दोनों पेयर को ले ले, इसको a1 a2 और b1 b2 को, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर b1 b2 और c1 c2 को ले तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले वाले दो पद को ले रहे हैं हम, जो कि है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2। इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 4 है। b1 का वैल्यू कितना है, देखो ज़रा, b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू कितना है, k है। ले लिए। अब यहाँ से क्या करना है, कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को k से गुना करना है, 2k हो जाएगा। 3 को 4 से गुना करना है, 12 हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, k बराबर 12/2, 2 छाके 12, ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से 6 हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देख लेते हैं कैसे करना है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखना है कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। तो 50 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 50 नंबर, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5x + py + 7 = 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x + 2y - 3 = 0, ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हमको करना तो वही है, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से a1 का वैल्यू हो जाएगा 5, x का गुणांक 5 है 5। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 का वैल्यू देखो y का गुणांक कितना है p, और c1 का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ c1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब आएंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या है, a2 का वैल्यू x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से प्लस में 1। और b2 का वैल्यू देख लो, b2 का वैल्यू क्या है, y का गुणांक कितना है 2, यहाँ से ले लेंगे 2। और c2 यहाँ पर जो है वो है -3, ये निकल गया। अब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसके लिए क्या शर्त होता है, कोई हल कब नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा, जरा ये बताओ, ठीक है। कोई हल कब नहीं होगा, जब हो जाएगा हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हमको देखो यहाँ से p कहाँ इन्वॉल्व है, b1/b2 में। तो हमको p का वैल्यू चाहिए ना, तो p का वैल्यू निकालने के लिए हम a1/a2 और बराबर में b1/b2 का उपयोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो a1 का वैल्यू कितना है, ज़रा बताओ। a1 का वैल्यू है
यहाँ से हम लिख लेते हैं सबसे पहले A1/A2 बराबर B1/B2। अब यहाँ से देख लेते हैं A1 का वैल्यू कितना है 5 है और A2 का वैल्यू कितना है 1 है। B1 का वैल्यू कितना है P है और B2 का वैल्यू कितना है 2 है। तो अगर हम यहाँ से कोना कोनी गुना कर ले तो P बराबर कितना निकल के आएगा 5 दूनी 10। तो इस तरीके से 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दो चर वाले रेखिक समीकरण में जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन 3 वीडियो में कवर हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और मिलते हैं समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव के साथ।